नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट पे। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे दुर्भिक्ष। तो परीक्षा की दृष्टि से आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक सीधा सीधा आपके सिलेबस में दे रखा है कि दुर्भिक्ष क्या होता है और इसके कारण क्या होते हैं, क्या रीज़न है कि दुर्भिक्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। तो इंग्लिश में बोलते हैं इसको फैमाइन। तो हिंदी में बोलते हैं दुर्भिक्ष और इंग्लिश में बोलते हैं फैमाइन। तो दुर्भिक्ष होता क्या है? देखिए, जब कोई कोई क्षेत्र होता है वहाँ पर क्या है, किसी निश्चित अवधि के लिए जो है किसी कारणवश खाद्यान्न जो होता है, यानी खाने की जो चीज़ें होती हैं, फसल कहने का मतलब फसल उत्पाद होता है, उनका अभाव हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, खाना नहीं होगा तो वहाँ पे अकाल की स्थिति उत्पन्न होती है और इसी स्थिति को क्या बोलते हैं, दुर्भिक्ष। तो कैसे लिखना है आपको? जब किसी क्षेत्र में किसी कारण से कुछ निश्चित अवधि के लिए, तो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है, खाद्यान्नों का क्या होता है, अभाव हो जाता है, तो वहाँ अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यही आपको क्या कहलाता है, दुर्भिक्ष। अब हम यहाँ पे देखेंगे ऐसी कौन सी वजह होती है जिसके कारण ये होता है, यानी दुर्भिक्ष क्यों आता है। फिर दुर्भिक्ष अगर आएगा तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा वहाँ पर, फिर इसका उपाय क्या है, यानी उपचार क्या है दुर्भिक्ष का। तो देखिए, यहाँ पे हमने शॉर्टकट में सब बताया हुआ है, एक एक लाइन में लिखा हुआ है, ताकि क्या आपको आपके नोट्स हमेशा ऐसे होने चाहिए जो छोटा हो, एकदम कंसाइज में हो और एग्जाम से पहले आपको जल्दी से रिवाइज करने में सहायता करे। तो कारण पहला क्या है? पहला कारण ये है कि वर्षा की न्यूनता, तो यानी कि वर्षा की कमी। तो जाहिर सी बात है, वर्षा की अगर कमी हो जाएगी तो वहाँ की जो फसल लगी होगी, फसल पे को पर्याप्त वर्षा नहीं मिलेगी तो वहाँ की फसल क्या हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। अब फसल बर्बाद हो जाएगी तो क्या होगा, वहाँ पे जो अनाज का, खाद्यान्न का जो उत्पादन हो रहा है वो क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा और उसका उत्पादन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एक तो हो गया वर्षा की न्यूनता। अब भारत जैसे देश के लिए तो ये बहुत ही बड़ी गंभीर समस्या बनी रहती है, क्योंकि भारत की जो वर्षा है कैसे है, मानसूनी वर्षा है। तो आपने क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ा हुआ है कि मानसूनी वर्षा जो होती है वो कैसी है, पूरे वर्ष भर की जो वर्षा है केवल वो 6 वर्ष के 3 महीनों में ही संकेंद्रित रहती है। लगभग 75% जो वर्षा होती है ईयर में, वो केवल 3 महीनों में ही हो जाती है। ठीक है। और दूसरी खास बात क्या है, जो मानसून है, कभी क्या होगा, मानसून समय से पहले आ जाएगा, कभी क्या होगा, मानसून लेट हो जाएगा, कभी क्या होगा, ज़्यादा मानसून हो जाएगा, कभी मानसून कम होगा, यानी कि कम बारिश होगी, कभी क्या हो जाएगा कि बीच में मानसून में जो है डिले हो जाता है, यानी कि मानसून में एक रिक्तता आ जाती है। तो ऐसी अवस्था में क्या होते है, भारत के लिए तो बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है कि भारत की जो फसल होती हैं वो मानसून वर्षा पे ही आधारित हैं, क्योंकि सभी जगह सिंचाई की व्यवस्था नहीं उपलब्ध होती है। तो ऐसे में जो है लगभग जो देश का 60% जो एग्रीकल्चर होता है वो वर्षा आधारित होती है, यानी कि जब वर्षा होगी तभी जो है उस खेतों को पानी मिलेगा। तो वह भारत जैसे देशों में जो है दुर्भिक्ष की स्थिति जो है बनने की प्रबल संभावना बनी रहती है। फिर दूसरी स्थिति क्या है, अतिवृष्टि की। तो अतिवृष्टि का मतलब क्या है, सामान्य से अधिक वर्षा होना। तो यहाँ पे क्या था, सामान्य से कम वर्षा हो रही थी न्यूनता वाले में, यहाँ पे क्या है, ज़्यादा वर्षा हो गई। अब क्या हुआ, मानसून आया, समय से पहले मानसून आ गया, या फिर मानसून बहुत ही तगड़ा आ गया, नहीं ज़्यादा बारिश कर दी। कहीं पर क्या होगा, ज़्यादा बारिश करेगा, कहीं पे क्या करेगा, मानसून कम बारिश करेगा। जैसे आप देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर, तो असम, बिहार वगैरह हो गया, इस क्षेत्र में क्या एक तरफ आ रही होगी, बाढ़ आ रही होगी। दूसरी तरफ जो पश्चिमी हिस्से, भारत के पश्चिमी हिस्से में देखेंगे, राजस्थान, गुजरात वाला इलाका देखेंगे, तो यहाँ पर उसी समय क्या चल रहा होगा, सूखा चल रहा होगा। महाराष्ट्र के कुछ भाग होंगे, वहाँ पर सूखा चल रहा होगा। यानी कि देश के जो आंतरिक भाग हैं, मध्य भारत के या फिर दक्षिण भारत के जो आंतरिक भाग होंगे, वहाँ पर क्या होगा, वर्षा की कमी हो रही होगी। तो देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि एक तरफ जहाँ बाढ़ की स्थिति यानी अतिवृष्टि हो रही है, वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में बारिश हो रही है, ज़्यादा पानी है, वहाँ पर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है। तो दूसरी वजह क्या है, दूसरी तरफ देश में ही क्या है, कुछ स्थान ऐसे भी हो मिलेंगे आपको जहाँ पर जो है पानी की कमी हो रही है, यानी वर्षा की न्यूनता है वहाँ पर। तो दूसरा कारण हमने देख लिया जो दुर्भिक्ष होने का, तो अतिवृष्टि है। अब ज़्यादा बारिश हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, फसल खराब जाएगी, बर्बाद जाएगी। ज़्यादा बारिश होगी तो उस एरिया में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बाढ़ क्या होता है, बाढ़ कुछ नहीं है, जो खड़ा जल होता है, यानी कि स्थिर जल है, उसी को क्या कहेंगे, हम बाढ़ कहेंगे। तो ऐसे में क्या होगा, बाढ़ अगर होगी और लंबे से समय के लिए पानी अगर वहाँ पे एकत्रित रहेगा, जमाव रहेगा पानी का, तो क्या हो जाएगा, फसल सड़ जाएगी, वहाँ फसल बर्बाद हो जाएगी।
तो ये हो गया अतिवृष्टि। अब फसल बर्बाद हो जाएगा तो जाहिर सी बात है वहाँ का उत्पादन जो है प्रभावित होगा। फिर तीसरा क्या है, फसलों की बीमारियाँ। तो बहुत सारी कभी कभी क्या होती है, बीमारियाँ हो जाती हैं फसलों में, जिससे क्या हो जाता है पूरी की पूरी जो फसल होती है वहाँ की क्या हो जाती है, वो बर्बाद हो जाती है। अब फसल बर्बाद हो जाएगी तो खाद्यान्न के उत्पादन में क्या हो जाएगी, गिरावट आ जाएगी। फिर देखिए कीट पतंगे, तो कीट पतंगे भी क्या करते हैं, बहुत ही प्रभावित करते हैं फसलों को। और आप देखते होंगे अक्सर जो है टिड्डी दल जो है, सुना होगा आपने, जो है हमला कर देते हैं पूरे पूरे के दल। तो क्या करते हैं, पूरी की पूरी फसल जो है वो चौपट कर देते हैं, चट कर जाते हैं, खा जाते हैं 24 घंटे 12 घंटे में ही। तो आप अभी देख भी रहे होंगे जो पाकिस्तान के रास्ते से होते हुए जो है सहारा मरुस्थल से टिड्डी दल चला है वो, ठीक है, वहाँ से होते हुए पाकिस्तान के रास्ते होते हुए जो है भारत के जो है उत्तर पश्चिम से जो है यानी कि राजस्थान के एरिया से प्रवेश करते हुए भारत के जो है भारत के विभिन्न राज्यों में टिड्डी दल ने हमला किया है और यहाँ की फसल को बहुत ज़्यादा मात्रा में नुकसान पहुँचाया है। तो इस तरह की घटनाएं भी होती हैं, वो भी क्या करेंगे, फसल के उत्पादन को कम करेंगे। अब फसल के उत्पादन कम करेंगी, जाहिर सी बात है तो खाद्यान्न की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अब खाद्यान्न की कमी ही क्या कहलाती है, वहाँ पे अकाल की स्थिति उत्पन्न कर सकती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला बिंदु आपका दे रखा है अन्य प्राकृतिक कारक। तो इसके अलावा अन्य प्राकृतिक कारकों में हम क्या ले सकते हैं, जैसे ओस हो गया, पाला हो गया, ठीक है, पाला हो गया, हिमवृष्टि यानी बर्फबारी यानी हिमवृष्टि वृष्टि हो गई। फिर कहीं चक्रवात आ गया। तो आपने देखा होगा भारत की अगर स्थिति देखेंगे आप, तो यहाँ पे आप पाएंगे क्या, यहाँ पर आप पाएंगे जो बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, एक साइड तो, और दूसरी साइड क्या आपका अरब सागर है। तो बंगाल की खाड़ी में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं, जो क्या करते हैं, जहाँ पे तटीय क्षेत्र होता है, जैसे उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश का तटीय क्षेत्र हो गया, तमिलनाडु का हो गया, साथ में बंगाल का हो गया, इन तटीय क्षेत्रों में को जो है बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो चक्रवात जो है मुख्य रूप से, जब हमने आपको पढ़ाया था चक्रवात के बारे में, तो बताया था कि चक्रवात जो होते हैं तो तटीय क्षेत्र को जो है प्रभावित करते हैं, आंतरिक भागों को ये प्रभावित नहीं करते क्योंकि वहाँ तक ये पहुँच नहीं पाते हैं। हालांकि जो घाटी क्षेत्र होता है, नदी घाटी क्षेत्र होता है, उसके रास्ते ये कुछ अंदर भी पहुंच जाते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं होता है। मुख्य रूप से जो प्रभावित करते हैं, किसको प्रभावित करते हैं, तटीय क्षेत्र को। ऐसे ही जो अरब सागर में जो उठने वाले चक्रवात होते हैं, वो भी जो है महाराष्ट्र वगैरह के तटीय क्षेत्र, कर्नाटक के तटीय क्षेत्र को और साथ में गुजरात के तटीय क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर अगर फसल वगैरह लगी होती है तो उससे क्या होती है, चक्रवात जो है उन फसलों को बर्बाद कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है वहाँ पे खाद्यान्न उत्पादन प्रभावित हो जाता है। तो ये हो गया आपका। फिर क्या है, ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी अगर कहीं पे आएगा तो ज्वालामुखी अगर उद्गार होगा तो क्या करेगा, वो आसपास के जो पूरे क्षेत्र में जो है फसलों को जो है क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। वहाँ पे अगर वो फैलता है तो उसका प्रभाव जहाँ तक रहेगा तो उससे क्या होती हैं, फसलें प्रभावित हो जाती हैं। इसके अलावा जो है मानवीय क्रियाएं भी जो होती हैं वो भी जो हैं इस तरह की घटनाएं जो हैं लाती हैं, यानी अकाल की स्थिति को जन्म देती हैं। जैसे किसी क्षेत्र में युद्ध हो गया, तो युद्ध में बहुत सारे तरीके से हो सकता है। पहली बात तो युद्ध में अगर जो कृषि में जो काम करने वाले लोग होते हैं, अगर वो युद्ध में लड़ाई करने के लिए चले जाएंगे तो ऐसे में क्या होगा, कृषि में कार्य करने वाले लोगों की संख्या में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो उससे जो है उत्पादन प्रभावित होगा। दूसरा क्या है, युद्ध जहाँ पे लड़ा जा रहा है, मान लो जिस एरिया में, वहाँ पे जो है फसल जो है नुकसान हो जाती है, यहाँ टैंक वगैरह चलेंगे, मिसाइलें चलेंगी, जिससे क्या है वहाँ की पूरी फसल जो है, बॉर्डर एरिया जो जिस युद्ध का क्षेत्र होगा वो पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो ये भी हो सकता है। फिर दूसरी क्या है, राजनीतिक जो गलत नीतियाँ होती हैं। जैसे कभी कभी समय समय पे आपने देखा होगा कुछ नीतियाँ ऐसी हो जाती हैं जिसका असर जो है फसल के उत्पादन पर पड़ता है। जैसे चाइना में जो है जो वहाँ पे जो माओवाद के समय जो है जो वहाँ के राष्ट्रपति थे, उन्होंने एक नीति बनाई थी कि सभी जो हैं, इसमें क्या था, जितने भी गाँवों में रह रहे युवा वर्ग थे, सभी लोगों को वो उद्योगों की ओर आकर्षित किए, यानी कि उद्योगों के लिए प्रोत्साहित किए, उनको रोजगार दिया। ऐसे में हुआ क्या, जो गांव के एरिया थे वहाँ पे युवा वर्ग कम हो गया, कार्यशील जनसंख्या कम हो गई। अब इससे गांव में बचे कौन, वृद्ध लोग बचे, वो खेती करना पाने में सक्षम नहीं थे इतने ज़्यादा। तो इससे क्या हुआ, फसल का उत्पादन कम हो गया, जिससे क्या हुआ, अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। इसको बोलते हैं माओ अकाल। ठीक है, ऐसे ही जो है अन्य देशों में भी जो है अलग तरह की राजनीतिक नीतियां लाई गई। जैसे ब्रिटेन के समय पर, ब्रिटेन में भी ऐसा हुआ है, तो वहाँ पर भी नीतियां लाई गई जिससे
औद्योगिकरण में बढ़ावा दिया गया तो सभी लोग जो है गांव से पलायन होकर के रोजगार के लिए जो है नगरों में बस गए, और गांवों में क्या हुआ, कार्यशील जनसंख्या की कमी हो गई, जिससे वहां पे फसल उत्पादन कम हुआ, और क्या हुआ, वहां पे अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो ये रही है मतलब कुछ मानवीय क्रियाएं हैं जिनसे जो है अकाल की स्थिति जो है उत्पन्न हो सकती है या फिर होती हैं। इसका अब देख लेते हैं प्रभाव क्या होगा। अब देखिए, अकाल आया इसका मतलब यानी दुर्भिक्ष आया, इसका मतलब क्या हुआ, खाद्यान्न उत्पादन कम हो गया। खाद्यान्न उत्पादन कम हो गया इसका मतलब क्या होगा, अब लोगों को खाना कम मिलेगा। ठीक है, अब काम अगर किसी व्यक्ति को पोषण युक्त खाना अगर नहीं मिलेगा, उसको जितना प्रोटीन चाहिए, उसको जितना वसा चाहिए, जितना कार्बोहाइड्रेट की मात्रा चाहिए, विटामिन चाहिए, वो नहीं मिलेंगे तो उसका शरीर कैसा हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा, यानी कि कमज़ोर हो जाएगा। अब कमज़ोर शरीर हो जाएगा तो उसमें क्या होंगी, बीमारियां घर कर जाएंगी, यानी कि उसको बीमारियां हो जाएंगी। तो पहली समस्या क्या होगी, प्रभाव क्या होगा, पहले अगर दुर्भिक्ष की स्थिति उत्पन्न होती है तो पहला प्रभाव यही होगा कि व्यक्ति बीमार हो जाएगा। ठीक है, बीमार होगा, साथ में अब बीमार हो गया, उसको अच्छा पोषण नहीं मिल पा रहा है और खाने की कमी है, बीमारी में अगर बीमार व्यक्ति को भी अगर खाना नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, अंत में उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो बीमारी एवं मृत्यु हो जाएगी, पहला प्रभाव ये रहा। फिर दूसरा क्या हो सकता है, प्रवास, यानी कि जिस एरिया में मान लो कोई एक क्षेत्र है, इस एरिया में दुर्भिक्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई है, यानी कि खाद्यान्न उत्पादन बहुत ही कम हो गया और खाद्यान्न की कमी हो जाएगी। तो यहाँ के लोग क्या करेंगे, अपनी जान को बचाने के लिए जो है एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवास करेंगे, यानी कि दूसरे स्थान में प्रवास होगा। अब एक स्थान से दूसरे स्थान को प्रवास होगा तो ऐसे में क्या होगा, यहाँ के जो स्थानीय लोग होंगे उनमें क्या होगा, आपस में असुरक्षा की भावना होगी, उनको लगेगा कि दूसरे लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, सामाजिक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, सामाजिक संघर्ष होगा। फिर अगला प्रभाव क्या रहेगा, अगला प्रभाव ये रहेगा असुरक्षा की भावना। तो असुरक्षा कैसे हो सकती है, देखिए जहाँ पर मान लो यहाँ पे कुछ लोग रह रहे हैं, यहाँ पे अकाल दुर्भिक्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो जो अमीर वर्ग है वो तो चलो किसी न किसी से पैसा मार्केट से महंगे दामों पे खा लेगा, अपना काम चला लेगा, भोजन प्राप्त कर लेगा, लेकिन जो गरीब वर्ग होगा वो उसके पास पैसे नहीं है, तो ऐसे में वो क्या करेगा, वो यहाँ पर लूट पाट कर सकता है, चोरी डकैती इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं, और समाज में क्या होगा, इस एरिया में क्या हो जाएगा, असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो जाएगी। फिर यही दूसरी स्थिति में देख सकते हैं कि अगर यहाँ के लोग दूसरी स्थान में जाते हैं रोजगार की तलाश में, खाद्यान्न सुरक्षा की तलाश में, तो इस एरिया में क्या यहाँ के स्थानीय लोग और ये इन प्रवासियों के बीच में क्या हो जाएगा, तनाव हो जाएगा, सामाजिक संघर्ष होगा, ये भी क्या करेगा, असुरक्षा की भावना को जन्म देगा। तो बहुत ही आसान टॉपिक है, आसानी से आप इसको समझ करके अपनी भाषा में इसको लिख सकते हैं। हर चीज़ रट्टा नहीं मारना होता है, समझ करके भी लिखना होता है। अब देखिए आगे क्या है, उपचार की बात कर लेते हैं, यानी कि अगर कहीं पर आया हुआ है दुर्भिक्ष तो उसकी क्या करना चाहिए, उपचार क्या करना चाहिए। तो उपचार क्या हो सकता है, जाहिर सी बात, खाद्यान्न की कमी हो रही है अगर, तो हम क्या करेंगे, खाद्यान्न को स्टोर करेंगे, यानी उसका बफर स्टॉक लगाएंगे। तो पहला उपचार यही है कि खाद्यान्न का बफर स्टॉक बनाना। जैसे आपने देखा होगा सरकार क्या करती है, देश इसके स्तर पर क्या करती है, वो क्या करती है, बफर स्टॉक बनाती है। कैसे, ये किसानों से जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य पे जो है खरीदती है, और इससे क्या होता है, गोदामों, सरकारी गोदामों में अनाज भर देती है, और मान लो कि देश के किसी हिस्से में जहाँ पर अनाज की कमी होती है, यानी उसका उत्पादन प्रभावित होता है, तो ऐसे में क्या करेगी गवर्नमेंट, वहाँ पर जो है खाद्यान्न को भेजेगी, सप्लाई चेन मतलब चेन को मैनेज करेगी, और वहाँ पे खाद्यान्न की कमी को दूर करेगी। यही देखा होगा जहाँ स्वतंत्रता से पहले अकाल में लाखों लोग मारे जा रहे थे, लेकिन वर्तमान भारत में आप देख रहे होंगे ऐसी कोई स्थिति नहीं आ रही। हालांकि अकाल तो आते रहे हैं समय समय पर, लेकिन कहीं पर भी जो है भूख से मरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम हो चुकी है पहले की अपेक्षा। अब लाखों में नहीं, अगर हाँ हो सकती है कहीं कहीं, अगर सिस्टम काम नहीं करता है सही से तो एक आध लोगों की जो है मृत्यु हो जाती है भूख से, लेकिन सामान्य स्थिति में खाद्यान्न की उपलब्धता सभी जगह पे बनी हुई है अब। तो पहला यही उपाय है कि खाद्यान्न का क्या करना है, बफर स्टॉक लगाना है, यानी कि अगर आगे आने वाले भविष्य में जो है कोई अगर खाद्यान्न उत्पादन की समस्या होती है, बाढ़ की वजह से, बीमारी की, फसलों की बीमारी की वजह से, सूखे की वजह से, तो अगर उत्पादन कम होता है तो क्या है, इस बफर स्टॉक का इस्तेमाल करके वहाँ पे खाद्यान्न की आपूर्ति की जाएगी। फिर क्या है, दूसरा क्या है, जलवायु अनुकूल फसल का चयन करना। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इस चीज़ पे बल देती है कि जहाँ पे जैसी जलवायु है वहाँ पे वैसी ही फसल का चयन करना चाहिए। जैसे मान लो अब राजस्थान का एरिया है, राजस्थान के एरिया में जो है
वर्षा कम होती है तो वहाँ की जलवायु कैसी है, शुष्क है, अर्ध शुष्क है। तो यहाँ पे ऐसी ही फसलें लगाई जानी चाहिए जो इस जलवायु यानी शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु में सर्वाइव कर सकें। तो यहाँ पर अगर आप गन्ना की खेती करो, चावल की खेती करो, तो ये तो मूर्खता वाली बात हो गई ना। फिर यहाँ पर अगर इस तरह की खेती करोगे तो फिर क्या है, वो लागत बहुत ज़्यादा आएगी उसकी, और जो है कभी भी जो है अगर थोड़ा सा भी मौसम में परिवर्तन होगा तो वो फसल बर्बाद हो सकती है। तो यहाँ पे मुख्य रूप से तिलहन और दलहन और जो मोटे अनाज की फसलें हैं उनका उत्पादन किया जाना चाहिए। तो जलवायु अनुकूल फसल का ही चयन किया जाना चाहिए। फिर अगला क्या है, जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं समय के साथ अगर जनसंख्या बहुत ही तेज़ी से अगर ग्रो करेगी तो ऐसे में क्या होगी, उनके जो खाद्यान्न की जो डिमांड वो भी बढ़ेगी। तो माल्थस का यही सिद्धांत ही था कि जो जनसंख्या है वो बीजगणितीय स्पीड से बढ़ता है, और जो खाद्यान्न का उत्पादन है वो अंकगणितीय स्पीड से बढ़ता है, यानी कि 1 2 3 ऐसे बढ़ता है। ठीक है, और ये क्या होता है 1 2 4 8 इस स्पीड से बढ़ता है, जनसंख्या ग्रोथ होती है। तो इसमें ऐसी स्थिति में क्या होता है कि खाद्यान्न उत्पादन के कंपेयर में जो है जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी, और फिर क्या हो रहा है, भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो इस चीज़ को कम करने के लिए क्या हमको जनसंख्या पे नियंत्रण रखना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रित रहेगी तो उनकी जो खाद्यान्न की जो डिमांड है वो भी क्या रहेगी, कम बनी रहेगी, नियंत्रित बनी रहेगी। तो अगला यही उपाय है कि जनसंख्या पर क्या होना चाहिए, नियंत्रण बनाना चाहिए। फिर क्या है, आधुनिक तकनीकों का प्रयोग कर अकाल के प्रभाव को कम करना। तो जो आधुनिक तकनीक है उनके इस्तेमाल से क्या है, अकाल के प्रभाव को कम करने पर जो है हमें बल देना चाहिए। यानी कि ऐसी फसलों का विकास किया जाना चाहिए जो सूखे को सह सकें। जिन भागों में यानी सूखा पड़ता हो तो ऐसी फसलें विकसित की जाएँ जो सूखा सहन हो, यानी कि सूखा को सह सकें। या फिर जहाँ पे बाढ़ आती है वहाँ पे ऐसी फसलों का विकास किया जाना चाहिए जो जल सहन हो, यानी कि वाटर लॉगिंग की स्थिति में भी जो है, यानी जल भराव की स्थिति में भी जो है फसल खराब ना हो। फिर क्या है, कीट पतंगे जो होती है बीमारियों से ऐसी फसलों का निर्माण किया जाना चाहिए, विकास किया जाना चाहिए जो कीट पतंगों से लड़ सके। जैसे बीटी कॉटन बनाई गई है फसल, बीटी बैंगन है। तो इस तरह की फसलें जो हैं ये क्या है, जो कीड़े वगैरह होते हैं, कीट पतंगों से अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं ये। ठीक है, तो ये रहा आज का वीडियो। आई होप बहुत ही आसान टॉपिक था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर मार देना। लाइक मारेंगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ, हमारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लग रहा है, और हमारा मोटिवेशन भी बना रहेगा। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर कोई कमी है तो आप उसको कमेंट के माध्यम से बताइए कि वीडियो कैसा लगा है, कुछ सुधार क्या हो सकता है, तो सुधार हो सकता है उसमें, तो ये बताइए, सजेशन ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो फिर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और जियोग्राफी ऑप्शनल के पेड ग्रुप से जुड़ने के लिए आप हमसे जो है इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 8860558530। ठीक है, तो इस पे जो है कॉल करके, व्हाट्सएप करके जियोग्राफी ऑप्शनल के पेड ग्रुप से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में।